Dear students, in this video lecture, I am going to discuss capacitance of transmission lines. So first we'll discuss why capacitance is represented in transmission lines. Second we'll discuss how to compute capacitance. Then we'll discuss electric field due to an infinite line charge at a distance x. Then we'll discuss electric potential, and at last we'll discuss the calculation of capacitance of single phase two-wire transmission line. So let's start with why capacitance is represented in transmission lines. As we know, transmission lines, basically there are the conductors. See, let us consider a single phase transmission line. So there will be two wires. So this is the single phase two-wire transmission line. So now suppose this conductor is carrying forward current, again a load is connected, and after the load there is the returning conductor. Here you are applying a supply voltage, suppose this is Vs. So now what will happen? This conductor, through this conductor, the charges are flowing like this. Charges are flowing. And this conductor, since this is the negative conductor, this will be positive group conductor. So here you can assume the charges like this, the negative charges. Now what happens? This is the positive charge, this is the negative charge, and in between the charges there is the dielectric medium. So here air is acting as dielectric medium. So this is dielectric medium. So now if there is the dielectric medium and there is the charge, suppose this is plus Q, this is minus Q, so there will be capacitance between these two conductors. So that's why here it is written, the first reason is charge is stored on the conductors of transmission lines. यानी ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर पर चार्ज स्टोर रहता है, जिसके कारण कैपेसिटेंस फॉर्म होता है. और दूसरा रीजन देखिए यहां पर दिया हुआ है कि रिएक्टिव पावर इज डिलीवर्ड बाय ट्रांसमिशन लाइन. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारे पास सप्लाई वोल्टेज है, हमारे पास यहां पर एक जनरेटर है. ये जनरेटर एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर दोनों डिलीवर कर रहा है. बीच में हमारा ट्रांसमिशन लाइंस आता है. तो जब आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो ट्रांसमिशन लाइंस के द्वारा भी रिएक्टिव पावर डिलीवर किया जाता है सिस्टम को. तो इसलिए जब रिएक्टिव पावर डिलीवर किया जा रहा है किसी चीज के द्वारा, तो रिएक्टिव पावर डिलीवर कौन करता है? रिएक्टिव पावर यानी लैगिंग रिएक्टिव पावर डिलीवर करने का काम कैपेसिटर का होता है. इसलिए यहां पर कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट करना बहुत जरूरी है. हालांकि फॉर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइंस हैविंग लेंथ लेस देन 80 किलोमीटर, या कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा लेस देन 100 किलोमीटर, द कैपेसिटेंस इज कंप्लीटली नेग्लेक्टेड. यानी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग कभी भी कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं. कैपेसिटेंस का कंसेप्ट मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइंस में रहता है. क्लियर? नेक्स्ट, हाउ टू कंप्यूट कैपेसिटेंस. अब कैपेसिटेंस को हम कैसे कंप्यूट करेंगे? तो पहला, कैपेसिटेंस को कंप्यूट करने के लिए हमें मानना पड़ेगा एक लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इन कूलम्ब पर मीटर. व्हाट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी? हम मान लेते हैं कि इनफाइनाइट लेंथ का कंडक्टर है. तो इनफाइनाइट लेंथ का कंडक्टर है, इससे करंट कैरी हो रहा है. तो जब इससे करंट कैरी हो रहा है तो यहां पर क्या होगा? कंडक्टर के अलोंग चार्ज भी स्टोर्ड है. कंडक्टर के अलोंग चार्ज स्टोर्ड है. अब ये चार्ज, टोटल चार्ज कुछ भी हो सकता है, मान लेते हैं कुछ भी टोटल चार्ज है. अब जब बात करेंगे पर यूनिट लेंथ, तो पर यूनिट लेंथ चार्ज को यहां पर चार्ज डेंसिटी कहा जाता है, और वो चार्ज डेंसिटी हमें एज्यूम करना पड़ेगा लैम्डा कूलम्ब पर मीटर. दैट मींस फॉर 1 मीटर ऑफ वायर द टोटल चार्ज इज लैम्डा. तो यहां पर चार्ज डेंसिटी को हम पहले एज्यूम करेंगे. आफ्टर एज्यूमिंग चार्ज डेंसिटी, नेक्स्ट विल कंप्यूट इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V. और जब हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल जाएगा तो हम फॉर्मूला जानते हैं, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय V.
तो यहां पर Q के जगह क्या है, लेमडा है। व्हाट इज लेमडा, कूलम्ब पर मीटर। तो कूलम्ब पर मीटर डिवाइडेड बाय वोल्ट, यानी जो कैपेसिटेंस हमें मिलेगा दैट कैपेसिटेंस विल बी इन फैराड पर मीटर। ये कैपेसिटेंस हमें फैराड पर मीटर यानी पर यूनिट लेंथ कैपेसिटेंस मिलेगा। या फिर आप देखेंगे यहां पर जो प्रैक्टिकल वैल्यूज ऑफ कैपेसिटेंसेस मिलेगा वो आपको माइक्रोफैराड या नैनोफैराड पर किलोमीटर ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस में मिलेगा। क्लियर। तो नेक्स्ट अब हमारा पार्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज एट ए डिस्टेंस x। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज एट ए डिस्टेंस x। तो अब हम इसे समझते हैं कैसे। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या एक्सप्रेशन होता है ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज एट ए डिस्टेंस x, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन से हम लोग पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, और जब हमें पोटेंशियल पता चल जाएगा तो फिर हम इजिली कैपेसिटेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज, इनफाइनाइट लाइन चार्ज एट ए डिस्टेंस x, एट ए डिस्टेंस x। तो हम लोग इनफाइनाइट लाइन चार्ज को समझते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर हम मान लेते हैं इस पॉइंट के परपेंडिकुलर एक इनफाइनाइट कंडक्टर, इनफाइनाइट लाइन चार्ज इस पॉइंट के परपेंडिकुलर गया हुआ है। तो जब इनफाइनाइट लाइन चार्ज इसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है इस तरह से, तो जब यहां पर करंट फ्लो कर रहा होगा तो यहां पर क्या होगा, इस कंडक्टर के कारण यहां पर ये पूरे सर्कुलर रीजन्स में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यहां पर क्या होगा, यहां देखिए इस तरह से मैं 2 पॉइंट्स ले रहा हूं यहां पर। यहां से देखेंगे इस डायरेक्शन में जब आप बढ़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। यू विल गेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरह से आप बढ़ते जाएंगे, इस इनफाइनाइट लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। इस इनफाइनाइट लाइन चार्ज को मैं ज्यूम कर लेते हैं लेमडा कूलम्ब पर मीटर, लेमडा कूलम्ब पर मीटर। तो अब हम लोग एक पॉइंट x लेते हैं। लेट अस सपोज ए पॉइंट p एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द इनफाइनाइट लाइन चार्ज। तो यहां पर एक पॉइंट x लेते हैं। इस पॉइंट x के लिए अगर हम एक्सप्रेशन लिखें, यहां पर क्या है, लेमडा क्या है, लेमडा है हमारा चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी इन कूलम्ब पर मीटर। तो जब हम यहां पर एक्सप्रेशन लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस x, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस x, इसका फॉर्मूला होगा E विल बी इक्वल टू लेमडा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट x। यहां पर मीडियम हम मान लेते हैं एयर है, एयर मीडियम है तो रिलेटिव परमिटिविटी 1 होगा, इसलिए एप्सिलॉन नॉट x मान रहा हूं। ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल चुका है तो एक स्मॉल लेंथ के लिए अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है dV इक्वल टू माइनस E डॉट dx, dV इक्वल टू माइनस E डॉट dx। तो अब हम जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हम लिखेंगे dV इक्वल टू माइनस E डॉट dx, और इंटीग्रेशन कहां से कहां किया जाएगा। हम पोटेंशियल की जब भी बात करेंगे तो किसी 2 पॉइंट के बीच हम पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट है, दूसरा ये पॉइंट है। इस पॉइंट ये आर ए से स्टार्ट हो रहा है और ये पॉइंट आर बी है, यानी यहां से इसका डिस्टेंस इस पॉइंट का आर ए है, इस पॉइंट का आर बी है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट होगा वी ए, अपर लिमिट होगा वी बी, यहां पर होगा आर ए, यहां पर होगा आर बी। क्लियर। अब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हो जाएगा वी बी माइनस वी ए, और यहां पर देखें तो माइनस ई के जगह हम लिखेंगे लेमडा अपॉन 2 पाई
एप्सिलॉन नॉट एक्स इंटू डीएक्स, इंटीग्रेशन फ्रॉम आर ए टू आर बी। तो अब हम इस इंटीग्रेशन को देखते हैं, आगे करते हैं इंटीग्रेशन। तो यहां से लिखेंगे वीबी माइनस वी ए विल बी इक्वल टू, यहां देखिए इंटीग्रेशन माइनस लेमडा, लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर लेते हैं, लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर लेते हैं। तो यहां पर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस ln x आर ए टू आर बी। अब देखिए माइनस ln x है, ये x माइनस साइन को अगर यहां लाएं तो ये क्या हो जाएगा ln 1 बाय एक्स। तो वी राइट वीबी माइनस वी ए इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln 1 बाय एक्स, और ये होगा हमारा लिमिट आर ए टू आर बी। तो यहां से अगर हम वीबी माइनस वी ए लिखें, वीबी माइनस वी ए विल बी इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ln 1 अपॉन आर बी माइनस लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln 1 अपॉन आर ए, ln 1 अपॉन आर ए। यानी हम देख रहे हैं कि ये हमें मिल रहा है वीबी और ये मिल रहा है वी ए। तो हम लोग अगर वीबी का लिखे एक्सप्रेशन तो वीबी हमें क्या मिलेगा, लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ln 1 अपॉन आर बी, और वीए का एक्सप्रेशन लिखे तो ये मिलेगा लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ln 1 अपॉन आर ए। तो इसी तरह से अगर हम पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस x लिखें तो ये पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln 1 बाय x, लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln 1 बाय x। अब हमें इस फॉर्मूला का आगे यूज करना है। पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस x इज लेमडा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln 1 बाय x। अब हम लोग यहां पर मान लेते हैं कि यहां देखिए दो इनफाइनाइट लाइन चार्जेस है, ये है प्लस q कूलम्ब पर मीटर और ये है माइनस q कूलम्ब पर मीटर। अब हम लोग मान लेते हैं ये दोनों सेपरेट है एक दूसरे से एट ए डिस्टेंस d, एट ए डिस्टेंस d ये एक दूसरे से सेपरेट है। अब हम लोग एक पॉइंट p मान लेते हैं, सपोज दिस पॉइंट इज p। तो यहां पर ये कंडक्टर a है, ये कंडक्टर b है, क्लियर। तो यहां से यहां का डिस्टेंस हम मान लेते हैं dA एंड सपोज दिस डिस्टेंस इज dB, दिस डिस्टेंस इज dB। तो ये हमने डिस्टेंस मान लिया। अब हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, यहां का पोटेंशियल Vp कैलकुलेट करना है। वी हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल Vp। तो हम लोग Vp का पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करें, इसको हम लोग देखते हैं। Vp की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो Vp की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पर देखिए आप Vp को कैलकुलेट करने के लिए यहां पर हमारे पास दो लाइन चार्जेस हैं। अब हमारे पास दो लाइन चार्जेस हैं तो हम लोग क्या करेंगे, जब हम Vp को कैलकुलेट करेंगे Vp तो हम लोग लिखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू लाइन चार्ज Q एंड पोटेंशियल ड्यू टू लाइन चार्ज माइनस Q। तो पोटेंशियल ड्यू टू लाइन चार्ज प्लस Q क्या होगा, ये हो जाएगा Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ln 1 अपॉन dA, ये डिस्टेंस dA है। अब दूसरा पार्ट देखिए प्लस, अब यहां पर क्या है माइनस क्यूब है, यहां पर माइनस क्यूब है। तो जब भी आप पोटेंशियल लिख रहे हैं तो चार्ज का साइन भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये क्या हो जाएगा माइनस क्यूब अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln 1 अपॉन dB, उस साइड से डिस्टेंस dB है। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग लिखेंगे क्यूब अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा ln, ये डिवाइड होगा दूसरा टर्म तो ये ऊपर चला जाएगा ln dB अपॉन dA। ये हो जाएगा हमारा पोटेंशियल Vp का फॉर्मूला Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln dB अपॉन dA। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा Vp का, क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ सिंगल फेज 2 वायर ट्रांसमिशन लाइन। तो अब हम लोग एक सिंगल फेज 2 वायर ट्रांसमिशन लाइन लेंगे, यानी ट्रांसमिशन कंडक्टर्स होगा, उसका रेडियस होगा अपना और उसके बीच डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन होगा। तो यहां पर मैं हेडिंग लिख रहा हूं
कैपेसिटेंस ऑफ सिंगल फेज 2 वायर लाइन। तो जब सिंगल फेज 2 वायर लाइन की बात करते हैं हम लोग एज्यूम करते हैं, लेट अस एज्यूम 2 कंडक्टर्स, ये पहला कंडक्टर है, ये दूसरा कंडक्टर है। हम मान लेते हैं दोनों कंडक्टर का रेडियस अलग अलग है, रेडियस दोनों कंडक्टर का डिफरेंट है, ये R1 है, ये R2 है। क्लियर? इन दोनों का रेडियस डिफरेंट है, ये प्लस क्यू कूलम पर मीटर चार्ज कैरी कर रहा है, ये माइनस क्यू कूलम पर मीटर चार्ज कैरी कर रहा है। इन दोनों कंडक्टर्स का अगर सेंटर से डिस्टेंस देखें तो सेंटर से इन दोनों का डिस्टेंस है d, सेंटर से इन दोनों का डिस्टेंस d है। क्लियर? अब देखिए यहां पर चूंकि एक कंडक्टर है और ये करंट कैरी कर रहा है, चार्ज कैरी कर रहा है, तो आप जानते हैं कंडक्टर की प्रॉपर्टी, अगर आप फील्ड थ्योरी को याद करें तो इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। आप यहां पर लिखिए पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज 0। सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 यानी आप लिख रहे हैं E इक्वल टू 0। तो जब E इक्वल टू 0 है तो आप क्या लिखते हैं, dv इक्वल टू लिखते हैं E डॉट dx। तो यहां पर क्या हो जाएगा, dv भी 0 हो जाएगा। तो जब dv 0 होगा तो इसे अगर इंटीग्रेट करेंगे तो यहां से आपको क्या मिलेगा, v क्या मिलेगा, v मिलेगा कांस्टेंट, v मिलेगा कांस्टेंट। यानी आप इस कंडक्टर के सेंटर से सरफेस तरफ आएंगे तो यहां तक पूरा पोटेंशियल आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट कांस्टेंट पोटेंशियल, पोटेंशियल विल नॉट बी 0, पोटेंशियल विल बी कांस्टेंट। यानी इस पॉइंट पर आएंगे तो यहां पर भी क्या मिलेगा, यानी कि यहां से इधर ट्रेवल कर रहे हैं, इधर ट्रेवल कर रहे हैं, जहां भी ट्रेवल करेंगे आपको पोटेंशियल सेम मिलेगा। तो पोटेंशियल सेम मिलने का मतलब क्या है, यहां तक अगर सरफेस पर जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल इस सेंटर पर होगा, जो पोटेंशियल सरफेस का है वही पोटेंशियल सेंटर का होगा। तो आप लिखेंगे हेंस पोटेंशियल एट सरफेस will be same as potential at any point inside the conductor, तो कंडक्टर के अंदर कहीं भी पोटेंशियल सेम होगा। तो जब पोटेंशियल हमारा सेम है तो नाउ वी हैव टू राइट द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन हम कहां पर लिखे, हम मान लेते हैं इस पॉइंट को x, इस पॉइंट को हम x मान रहे हैं, इस पॉइंट को सिमिलरली यहां पर कंडक्टर के सरफेस पर इसे y मान लेते हैं। ये कंडक्टर A है, ये कंडक्टर B है, दिस कंडक्टर इज A, ये कंडक्टर B है। तो अब हमें लिखना है यहां पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, पोटेंशियल एट पॉइंट x। तो पोटेंशियल एट पॉइंट x कंडक्टर A का लिखें तो हम क्या लिखेंगे, VA, फॉर्मूला होगा हमारा VA विल बी इक्वल टू, इस कंडक्टर के कारण क्या होगा पोटेंशियल इस पॉइंट पर, इस कंडक्टर के कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल होगा, यहां पर देखिए पोटेंशियल अगर लिखें तो ये पोटेंशियल हमारा होगा यहां पर Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ln 1 अपॉन, ये डिस्टेंस क्या होगा यहां से R1, ln 1 अपॉन R1। क्लियर? अब यहां पर इस कंडक्टर के कारण यहां पर देखें पोटेंशियल, तो ये कंडक्टर का चार्ज क्या कैरी कर रहा है, माइनस क्यू। तो यहां पर लिखिए माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ln 1 डिवाइडेड बाय, अब ये डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस देखिए हमें इस पॉइंट तक आना है यहां से। अब देखिए ये पॉइंट तो R1 डिस्टेंस है, यहां से यहां ये है R1 डिस्टेंस। अब हमें चेक करना है यहां से ट्रेवल करते हुए आएंगे या फिर यहां से आएंगे। तो जब हम लाइन चार्ज की बात कर रहे हैं तो लाइन चार्ज किसी भी सिलिंड्रिकल, मान लेते हैं ये कंडक्टर क्या है, सिलिंड्रिकल कंडक्टर, एक हमारा सिलिंड्रिकल है, तो यहां पर लाइन चार्ज कहां रहता है, इसके सेंटर पर रहता है। तो चार्ज, लाइन चार्ज जब सेंटर पर है तो यहां से हमें डिस्टेंस चेक करना है। तो हम लोग डिस्टेंस जब सेंटर से चेक करेंगे तो यहां से डिस्टेंस होगा टोटल d माइनस R1, तो ये होगा हमारा d माइनस R1।
ये होगा हमारा d माइनस R1। तो अगर हम इसे लिखें VA को, तो VA विल बी इक्वल टू Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln, ये हो जाएगा हमारा d माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1, ln d माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1। सिमिलरली अब VB लिखेंगे एट पॉइंट Y, तो VB को क्या लिखेंगे, पहला देखिए यहां से चार्ज स्टार्ट करेंगे, इसके कारण माइनस क्यूब, तो ये हो रहा है माइनस क्यूब डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln 1 अपॉन R2, और ये हो जाएगा प्लस क्यूब डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ln 1 अपॉन d माइनस R2 हो जाएगा, इस बार d माइनस R2। तो यहां से अगर VB का एक्सप्रेशन लिखें, यू विल गेट VB इज इक्वल टू Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ln, ये हमारा हो जाएगा, यहां पर देखिए ये पार्ट हमारा है d माइनस R2 डिनोमिनेटर पे रहेगा और ये डिवाइड होगा, ये हो जाएगा ln R2 डिवाइडेड बाय d माइनस R2, ये हो जाएगा VB। तो जब हम VB को जान चुके हैं, VA जान चुके हैं, तो हम क्या लिखेंगे, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB। तो VA माइनस VB यहां पर क्या होगा, Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं d माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 है, और यहां पर माइनस के साथ VB करेंगे तो ये क्या होगा, डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर नीचे रहेगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ln d माइनस R1 इंटू d माइनस R2 डिवाइडेड बाय R1 इंटू R2। अब देखिए मैं क्या मॉडिफिकेशन कर रहा हूं, तो VAB क्या होगा, Q अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट, सिंस 1/2 इज मल्टीप्लाइड विद द होल एक्सप्रेशन। अब हम लोग इस 1/2 को लॉग के अंदर ला रहे हैं, तो जब लॉग के अंदर लाएंगे तो क्या हो गया, टू दी पावर 1/2 हो जाएगा, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की पावर 1/2 होगा, तो ये होगा हमारा d माइनस R1 इंटू d माइनस R2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट R1 इंटू R2। अब हम एक एजम्पशन ले रहे हैं कि दोनों कंडक्टर के बीच का डिस्टेंस d दैट विल बी फार ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ बोथ कंडक्टर्स, सिंस d इज फार ग्रेटर देन R1 एंड R2, तो हम लोग d माइनस R1 को d लिख सकते हैं, d माइनस R2 को d लिख सकते हैं। तो यहां से लिखेंगे VAB विल बी इक्वल टू Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ln, तो d स्क्वायर का अंडर रूट d हो जाएगा डिवाइडेड बाय अंडर रूट R1 R2। VAB इज Q बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यही क्या हुआ, पोटेंशियल V हो जाएगा। तो जब ये पोटेंशियल V हमें पता चल चुका है, तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लिखेंगे। तो जब हम कैपेसिटेंस को लिख रहे हैं, तो कैपेसिटेंस क्या हो रहा है इन दोनों कंडक्टर के बीच में, ये कैपेसिटेंस हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय V। तो Q डिवाइडेड बाय V करेंगे तो ये Q कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां देखिए पाई एप्सिलॉन नॉट का टर्म अब नहीं रहा हमारे पास, तो ये हमारा होगा पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय ln d अपॉन अंडर रूट R1 R2, और यूनिट होगा यहां पर फेराड पर मीटर, यूनिट होगा यहां पर फेराड पर मीटर, और एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है, 8.85 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12 फेराड पर मीटर। तो ये यहां पर हमें मिल चुका है कैपेसिटेंस। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस बिटवीन दीज टू कंडक्टर्स। क्लियर। अब हम लोग आगे इसमें क्या देखते हैं, हम आगे देखते हैं यहां पर कि हम लोगों ने एक एक्सप्रेशन डिराइव किया था अभी, जो एक्सप्रेशन था हमारा कैपेसिटेंस बिटवीन पोटेंशियल एट VP, और वो पॉइंट क्या था, वो पॉइंट था हमारा बिटवीन टू लाइन चार्जेस। तो वो एक्सप्रेशन हमने ये देखा था कि VP जो था, ये VP हमें क्या मिला था, ये VP हमें मिल रहा था, इसमें टर्म आ रहा था ln dB अपॉन dA, ln dB अपॉन dA। तो ln dB अपॉन dA का जो टर्म मिल रहा था, यानी लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln dB अपॉन dA का टर्म मिल रहा था। यहां पर देखिए ये दोनों था, प्लस लेमडा था माइनस लेमडा था, ये डिस्टेंस dB था dA, और ये डिस्टेंस था dB। तो अब अगर हम एक ऐसा पॉइंट सर्च करें जहां पर कि पोटेंशियल
जीरो, दैट मीन्स वी आर लुकिंग फॉर द न्यूट्रल पॉइंट। तो न्यूट्रल पॉइंट के लिए क्या होगा, Vp विल बी इक्वल टू जीरो। तो जब Vp जीरो होगा तो यहां से क्या होगा, Db विल बी इक्वल टू Da, Db इक्वल टू Da। इससे कंक्लूजन क्या आता है, इससे कंक्लूजन आता है न्यूट्रल पॉइंट लाइज मिडवे बिटवीन टू वायर्स। न्यूट्रल पॉइंट लाइज मिडवे बिटवीन टू वायर्स। तो जब ये न्यूट्रल पॉइंट किसी दो वायर के बीच में लाई कर रहा है, तो ठीक जो ये कंडक्टर, हमने ये दोनों कंडक्टर को लिया है, कंडक्टर ए एंड कंडक्टर बी। तो कंडक्टर ए और कंडक्टर बी के बीच में क्या होना चाहिए, एक कंडक्टर ए और कंडक्टर बी के बीच में एक न्यूट्रल पॉइंट होना चाहिए। ये कंडक्टर ए है, कंडक्टर बी है, इन दोनों कंडक्टर के बीच में न्यूट्रल पॉइंट होना चाहिए। तो जब ये न्यूट्रल पॉइंट होगा, इसके बीच का कैपेसिटेंस CAn होगा, इसके बीच का कैपेसिटेंस CBn होगा। और ये टोटल कैपेसिटेंस अगर देखें तो टोटल कैपेसिटेंस हमारा क्या है, CAB। टोटल कैपेसिटेंस इज CAB। तो जब हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/CAB will be equal to 1/CAn plus 1/CBn. Now our target is to calculate the expressions for CAn and CBn, क्योंकि परफेक्ट कैपेसिटेंस आपको कैलकुलेट करना होता है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा पास CAB पता है, दिस इज CAB। तो 1/CAB का अगर एक्सप्रेशन लिखें तो 1/CAB का मतलब क्या होगा, इसे रिवर्स कर देंगे। इसे रिवर्स करिए तो हम लिखेंगे 1/CAB विल बी इक्वल टू ln d अपॉन अंडर रूट r1 r2 डिवाइडेड बाय पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो जब हम 2 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 ln d डिवाइडेड बाय अंडर रूट r1 r2। तो 2 को ln के अंदर लाएंगे तो ये d स्क्वायर हो जाएगा और नीचे r1 r2 हो जाएगा। ये एक्सप्रेशन होगा ln d स्क्वायर डिवाइडेड बाय r1 r2 डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो आगे हम लोग क्या लिखेंगे, ये हमारा 1/CAB। तो हम लोग फिर से अगर इसे लिखें तो 1/CAB विल बी इक्वल टू, अब देखिए यहां पर इसे हम ये लिख सकते हैं ln d अपॉन r1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस ln d अपॉन r2 डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। तो यही एक्सप्रेशन हमारा क्या है, 1/CAn प्लस 1/CBn। तो यहां से हम CAn का एक्सप्रेशन क्या लिख रहे हैं, अगर इसे कंपैरिजन करें तो CAn इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय ln d अपॉन r1। सिमिलरली CBn अगर लिखें ये होगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय ln d डिवाइडेड बाय r2। ये एक्सप्रेशन हमें फाइनली मिला, Cn इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय ln d बाय r1। Cbn इज 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln डिवाइडेड बाय ln d बाय r2। तो ये दोनों एक्सप्रेशंस आपका फाइनल एक्सप्रेशन है दैट विल बी यूजफुल फॉर योर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। कि परफेक्ट कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है वो हम कैलकुलेट कर लिए। अब देखते हैं कि अगर हमें दिया हुआ है, मान लेते हैं हमें दिया हुआ है R1 और R2 दोनों इक्वल है, यानी दोनों कंडक्टर्स का रेडियस इक्वल है। इफ R1 इज ग्रेटर इक्वल टू R2 इट इज इक्वल टू R। तो हम क्या लिखेंगे, CAn विल बी इक्वल टू CBn एंड इट विल बी इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय ln d बाय r, ln d बाय r। और दूसरा अगर हम टोटल कैपेसिटेंस लिखेंगे CAB, तो CAB क्या होगा, CAB हो जाएगा, सिंपली आप जानते हैं दो कैपेसिटेंस सीरीज में कनेक्टेड है तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो वो हो जाएगा पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय ln d बाय r। क्लियर। अब हम लोग अगर इस कैपेसिटेंस को
कंपेयर करें इंडक्टर के साथ विद द एक्सप्रेशन ऑफ इंडक्टेंस, तो इंडक्टेंस का एक्सप्रेशन हमें क्या मिला था? इंडक्टेंस का एक्सप्रेशन आपने सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम के लिए जब आप पर फेज इंडक्टेंस ले रहे थे तो पर फेज इंडक्टेंस आपको मिल रहा था L, सिंगल फेज का जो आपने लिया था, अगर LA का फॉर्मूला आपने लिखा था ये मिला था 2 × 10⁻⁷ ln d/r डैश। यहां पर मिला था LA = 2 × 10⁻⁷ ln d/r डैश। तो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड, यहां पर फॉर्मूला में r डैश आ रहा है, यहां पर फॉर्मूला में सिंपली r आ रहा है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू? r डैश का मतलब हमें आया था 0.7788 का फैक्टर से रेडियस मल्टीप्लाई हो रहा था। वो किसके कारण आया था? वो जो हमारा μ0 डिवाइडेड बाय 8 का टर्म था, तो μ0 डिवाइडेड बाय 8 यानी कि इंटरनल फ्लक्स के कारण, जो फ्लक्स इंटरनल फ्लक्स था, इंटरनल फ्लक्स के कारण हमें वहां पर r डैश लेना पड़ा था। लेकिन यहां पर इंटरनल फ्लक्स का, यहां पर कैपेसिटेंस की बात करें तो यहां पर इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, जहां यहां इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसका मतलब यहां पर r डैश लेने की जरूरत नहीं है। हमें कहीं पर फॉर्मूला में कोई फैक्टर नहीं आया है क्योंकि यहां पर इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो ये रहा दोनों का एक्सप्रेशन। नेक्स्ट अब हम लोग थोड़ा सा कंपैरिजन और करें। यहां पर देखिए इंडक्टेंस में, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस में अगर आप कंपेयर करें तो इंडक्टेंस क्या है? इंडक्टेंस LA, इंडक्टेंस LA को अगर देखें तो ये क्या होता है, जब आप सेपरेशन को बढ़ाएंगे, तो अगर आप सेपरेशन को बढ़ा रहे हैं, D को बढ़ा रहे हैं, तो LA क्या होगा? इंक्रीज करेगा। इफ यू आर इंक्रीजिंग D देन LA विल बी इंक्रीज्ड। लेकिन यहां पर देखिए ये डिनोमिनेटर में है, D को बढ़ाएंगे कैपेसिटेंस डिक्रीज करेगा, तो कैपेसिटेंस क्या होगा? डिक्रीज कर रहा है। क्लियर? नेक्स्ट रेडियस की बात करिए, तो रेडियस ऑफ द कंडक्टर अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं, इंडक्टेंस क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। लेकिन कैपेसिटेंस की बात करें आप, तो कैपेसिटेंस में रेडियस इंक्रीज करेंगे, रेडियस इंक्रीज करेंगे, ये डिनोमिनेटर डिक्रीज करेगा, हेंस टोटल कैपेसिटेंस विल बी इंक्रीज्ड, C विल बी इंक्रीज्ड। तो ये यहां पर डिफरेंस आपको मालूम चला कि इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस है। दैट मीन्स इफ यू आर इंक्रीजिंग द सेपरेशन देन योर इंडक्टेंस इज इंक्रीजिंग बट कैपेसिटेंस इज डिक्रीजिंग। कैपेसिटेंस आपका डिक्रीज कर रहा है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C = εA/d। तो जब यहां पर सेपरेशन आप बढ़ा रहे हैं तो कैपेसिटेंस क्या होगा? कैपेसिटेंस हमेशा डिक्रीज करेगा। लेकिन आपने यहां पर जो कैलकुलेट किया ये भी फैराड पर मीटर है, ये भी हेनरी पर मीटर है, यानी कि लेंथ के प्रोपोर्शनल इंडक्टेंस भी है, लेंथ के प्रोपोर्शनल कैपेसिटेंस भी है, और आप जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जानते हैं, रेजिस्टेंस इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू, रेजिस्टेंस इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू लेंथ। यानी आप लिख सकते हैं R इज प्रोपोर्शनल टू L, L इज प्रोपोर्शनल टू L, C इज प्रोपोर्शनल टू L। R, L और C ये तीनों L के प्रोपोर्शनल है। क्लियर? अब नेक्स्ट यहीं पर एक फ्रीक्वेंसी का टर्म डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपका सप्लाई फ्रीक्वेंसी अधिक हो तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी से कैपेसिटर और इंडक्टर डिपेंडेंट नहीं है। L and C, L and C, these two are independent of frequency, these are independent of F। लेकिन अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस देखिए फॉर्मूला में तो यहां पर रेजिस्टेंस फॉर्मूला इज R = ρL/A, सो देयर रेजिस्टेंस इज नॉट डिपेंडिंग। लेकिन चूंकि AC सप्लाई आप दे रहे हैं तो AC सप्लाई यानी स्किन इफेक्ट, यानी फ्रीक्वेंसी जितना अधिक होगा स्किन इफेक्ट उतना ज्यादा होगा। तो आप कह सकते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो क्या होगा? रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ये बहुत ही यूजफुल चीज जो लास्ट में मैं ये डेराइव किया हूं, ये एक्सप्रेशंस लिखा हूं, ये सारा इस टेबल को आप जरूर नोट कर लीजिए। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है और आपको इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपको मिलेगा।